नूतन न्यूज, नया देश, नई सोच, नई खबर। जिस प्रकार नूतन दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, उसी प्रकार नूतन न्यूज आपको सकारात्मक सोच रखने में मदद करता है। नया देश, विकास की ओर अग्रसर, नई सोच, युवा एवं तकनीकी अन्वेषण, नई खबर, सकारात्मक सोच एवं सामाजिक सद्भाव। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पूरे शराब घोटाले में, शराब नीति के घोटाले में। नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं नूतन न्यूज़। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है शराब घोटाला। क्या है शराब घोटाला? मोटे शब्दों में दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली स्टेट में एक नई शराब नीति या एक्साइज पॉलिसी लागू की, जिसमें अलग अलग तरह की वित्तीय अनियमितताएं हुई तथा ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये वित्तीय अनियमितताएं की तथा बड़े शराब कारोबारियों को इस नीति से फ़ायदा पहुंचाया, जिसके बदले में आम आदमी पार्टी व उसके नेताओं को एक मोटी रकम दी गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं आगे की वीडियो में। हर सरकार पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाती है, जिसके लिए वो पुराने कानून और नए कानून में अंतर बताती हैं, फ़ायदे बताती हैं। जैसे अभी बीजेपी ने आईपीसी, सीआरपीसी, ईएसए जैसे कानूनों में बदलाव किया है, या सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून लाए हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी नई शराब नीति लाई थी। इन्होंने भी पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में फ़ायदे बताए थे। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लागू हुई। इसमें जनता को भी डिस्काउंट पर शराब मिलने लगी और बड़े बड़े शोरूम टाइप दुकानें, सीसीटीवी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिल्ली सरकार ने बताई थी, जैसे शराब पीने के लिए एडल्ट की जो एज है वो 25 से घटाकर 21 कर दी गई। फिर शुरू हुआ विरोध। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने नई शराब नीति का विरोध करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने कारण दिए। इस विरोध में लगभग 134 आरडब्ल्यूए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अपने गली मोहल्ले इलाके में गलत जगहों पर शराब की दुकानें खोलने के लिए लगभग 134 लीगल केसेस किए। आरोप तो सभी विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, उनका काम होता है सरकार की योजना में कमी निकालना। लेकिन बात बिगड़ी 8 जुलाई को, जब दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार ने इस नई एक्साइज पॉलिसी में वित्तीय अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाकर एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना को दी, जिसके आधार पर एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की। इस पर बेसिक क्वेश्चन यही उठता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कोई भी अधिकारी अपनी ही सरकार जो जनता द्वारा चुनी हुई है के खिलाफ कोई रिपोर्ट बनाता है। चलिए मान लेते हैं उन्होंने जनता की भलाई के लिए ऐसा किया, क्योंकि सरकार के खिलाफ जाने से उनका क्या नुकसान होगा। प्रमोशन और पोस्टिंग तो एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब बात करते हैं रिपोर्ट में ऐसा था क्या जिसके आधार पर एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर दी, क्योंकि वो खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं। कोई कमेटी बनाकर भी तो किसी भी तरह की इंक्वायरी की जा सकती है। जिसके बाद सरकार ने 31 जुलाई 2022 को एक्साइज डिपार्टमेंट में 37% कम रेवेन्यू के कई कारण गिनाते हुए नई एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली तथा पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी, जिसके लिए सरकार ने एलजी के कुछ आदेशों को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें, रिपोर्ट में सारे आरोप थे एक्साइज डिपार्टमेंट के खिलाफ, और एक्साइज डिपार्टमेंट के हेड थे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। तो 17 अगस्त 2022 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिलाकर कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के सरकारी अफसर भी शामिल थे। 19 अगस्त 2022 को 31 लोकेशंस पर रेड भी की गई। अब एंट्री होती है इस केस में ईडी की, जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है।
क्योंकि सीबीआई ने इस एफआईआर में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। फरवरी 2023 में विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जो 2014 में आप से जुड़े थे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी ने भी हिरासत में ले लिया, जबकि दिल्ली सरकार के 33 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में से 18 इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के पास थे। उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8 समन देकर ईडी दफ्तर बुलाया, मगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर विभिन्न कारण बताकर नहीं गए। 17 मार्च 2024 को 9वां समन दिया गया तथा 21 मार्च को शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी दिल्ली चीफ मिनिस्टर के हाउस पर 10वां समन लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को देने के लिए पहुंचे तथा वहीं पर 2 घंटे पूछताछ करने के बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आशंका के चलते दिल्ली चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारा डेटा कि किसने खरीदे, किसको दिए, जमा कराने का आदेश दिया, ताकि वो 15 मार्च तक ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पर अपलोड कर दें। जिसके बाद ये जानकारी सामने आई, जिस शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने नवंबर 2022 में शराब घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया था तथा जून 2023 में सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया था, उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 10 नवंबर 2023 को तथा 15 नवंबर 2023 को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये कार्टेलाइजेशन का जो आरोप चीफ सेक्रेटरी सीबीआई ईडी ने हम पर लगाए हैं, वो बीजेपी की आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया गया तथा उनकी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया तथा केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चला दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर शराब घोटाला बीजेपी ने किया है तो आम आदमी पार्टी के नेता क्यों जेल में हैं? तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसी ईडी का इस्तेमाल करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दुरुपयोग करके आप नेताओं पर केस किए हैं तथा इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 2018 में मोदी सरकार ने कुछ संशोधन करके चेंज किया था, जिससे बिना ईडी की सहमति के जमानत मिलना लगभग असंभव हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है ये कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ व ब्लैक मनी को रोकने के लिए लाया गया था, जिसे मोदी सरकार अपने विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने व जेल भेजने के लिए इस्तेमाल करती है। आंकड़ों के मुताबिक देखें तो सन 2014 से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के लगभग 95% केस अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिनमें कुल 121 केस दर्ज हुए हैं तथा उनमें से 115 केसेस विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए हैं। हमारी इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।